हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस टाइम पे आप लोग अपना जीडी का जो पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मतलब प्रिपरेशन आप लोग काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। और एग्ज़ाम के लिए जो है जो आपकी डेट वगैरह है वो रिलीज़ कर दी गई है। सभी जितने भी मतलब कैंडिडेट हैं वो लोग अपना एग्ज़ाम डेट जो है और शिफ्ट ये सारी चीज़ें जो है चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के। तो जितने भी लोग हैं अभी तक जिन्होंने नहीं चेक किया है वो लोग जा कर के चेक कर लें और बाकी अपनी पढ़ाई जो है लगातार जारी रखें। हम लोग इसमें जो है लगातार जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे उनको डेली जो है एक एक पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम फिलहाल पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो 24/2/2024 का जो पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक जीडी का जो पेपर था उसको आज हम देखने वाले हैं। तो चलो हम यहाँ इसके बाद में अपना पहला क्वेश्चन से शुरू करते हुए और पूरा जो 20 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग पेन पेपर लेकर के आ जाइए और साथ में मेरे आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3800 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक को 2128 रुपये में बेचने पर दिया जाने वाला छूट प्रतिशत कितना है। तो अगर ये अंकित मूल्य है और ये सेलिंग प्राइस है मतलब विक्रय मूल्य है तो छूट के लिए क्या निकालते हैं, पहले अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो 3800 में से अगर आप 2128 घटाओगे तो अगर 2200 मान लें तो 22 और 1600 ये हो जाएगा, बाकी 72 और यानी 1672 रुपये की छूट मिलेगी। घटा लेना है इसको 3800 में से 2122, 1672 रुपये की छूट मिलेगी। और ये वाली छूट कितने पर मिल रही है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, मतलब नीचे 3800 आ जाएगा। और परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट में इसको चेंज कर लो। ये 2 जीरो यहाँ से कट ही जाएगा, बाकी 2 से काट दो इसको तो ये 19 बार में कटेगा, इसको 2 से काटेंगे तो 836 आ जाएगा। कि 8 दूनी 16, 36 दूना 72 हो जाएगा। फिर 19 से काट देंगे तो 19 चौक 76 होगा। उसके बाद में फिर से 7 बचेगा, 19 चौक 76 मतलब 44% हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि जो पुस्तक है उस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितने परसेंट की छूट दी जा रही है, तो 44% उसका आंसर होगा, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन से है। यहाँ पर कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% बढ़ाई जाती है और ऊंचाई जो है 30% कम कर दी जाती है। तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, एक तो L है, B है और H है। तीनों में जो चीज़ें हमें बोल रहा है वो हम कर लेते हैं। कह रहा घनाभ की लंबाई को 50% बढ़ाते हैं। 50% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/2। 1/2 का मतलब लंबाई पहले 2 रही होगी, अब 1 बढ़ गई तो फिर 3 हो गई। 1 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद में चौड़ाई को क्या करता है, 20% बढ़ाया जाता है। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब चौड़ाई पहले 5 रही होगी तो अब कितना हो जाएगी, 5 में 1 ऊपर का बढ़ जाएगा, मतलब ये 6 हो जाएगी। और ऊंचाई में 30% की कमी, 30% का मतलब क्या हो जाएगा, 30/100 मतलब 3/10। 3/10 से क्या क्या मतलब है कि पहले 10 रही होगी, अब यहाँ पर 3 कम कर दी गई। 10 में से 3 घटाओगे तो 7 बचेगी इसकी ऊंचाई, मतलब ये हो गई। ये जो पहले है, ये जो हमने यहाँ पर आगे लिखा ये पहले वाली है, ये पहले की है और ये बाद में हुआ है। ठीक है, बाद में इतना किया गया है। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इसके आयतन में परसेंटेज चेंज निकालो। तो आयतन में परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पर 2, 5 और 10 को गुणा करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, मतलब कि पहले आयतन 100 रहा होगा और अब आयतन कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर लो तो 7 × 21 और 21 को मान लो हम 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 126। 126 मिल जाएगा हमें, यानी कि पहले आयतन 100 था और अब आयतन कितना हो गया, 26 हो गया। तो वृद्धि कितनी की हुई यहाँ पर, 26 की। 26 की वृद्धि हुई हो 100 पर हुई है तो फिर 26% रहेगा। अगर यहाँ पर 100 के अलावा कोई और संख्या होती तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते 26 बटे वाली संख्या और गुणे 100%, लेकिन 100 ही है तो उतना ही आएगा, क्योंकि ऐसे तो निकालते हैं 26 बटे 100 और गुणे 100%, ऐसे तो निकालते हैं। यहाँ पर जब सॉल्व करोगे 100 कट जाएगा, 26% आंसर आ जाएगा। मतलब तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। उसके बाद में फिर हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि B1 और B2 मिल करके जो है एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं
और B2 अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, B1 अकेले उसे कितना दिन में पूरा कर सकता है, ये हमें बताना है। यानी कि यहाँ पर बोला गया है B1 प्लस B2 अगर एक साथ में काम करेंगे तो ये काम जो है 20 दिन में ख़त्म कर लेंगे, और अगर B2 काम को अकेले करेगा ये काम को 60 दिन में पूरा करेगा। इन दोनों का एलसीएम लेकर के पूरा काम निकाल लो। 20 और 60 का एलसीएम 60 आता है, मतलब यहाँ से हमें B1 और जो B2 की क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, 20 तियां 60, और B2 की अकेले की क्षमता कितनी होगी, 60 को 60 से भाग करेंगे मतलब 1 आएगा। तो अगर B1 और B2 इन दोनों की क्षमता जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों की क्षमता 3 है और B2 का मान 1 है। अगर इसका मान 1 है तो इसका मान कितना होगा, 2 होगा। 2 होगा तभी तो दोनों को जोड़ के 3 बनेगा, और ये B2 हमें 1 कहाँ से मिलेगा, क्योंकि दूसरे वाली कंडीशन में हमें मिल जा रहा है। अब अगर भाई B1 की क्षमता 2 है तो कह रहा है कि इसको अकेले काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा, पूरा काम है कितना, 60 यूनिट का काम है। इस 60 यूनिट के काम को अगर B1 करेगा मतलब 2 की क्षमता से करेगा तो टाइम कितना हो जाएगा, 30 दिन लगेंगे। टाइम यहाँ पर जो है फिर 30 दिन लग जाएगा, तो 30 दिन हमारे पहले ऑप्शन में दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया, कह रहा है कि 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में अंतिम 3 संख्याओं का औसत जो है 39 है, सभी 25 संख्याओं का औसत कितना है ये हमें जो है बताना है। तो अगर जो है यहाँ पर अंतिम 3 संख्याओं का औसत 39 दिया गया है तो सभी 25 संख्याओं का अंतिम 13 संख्याओं का औसत अगर यहाँ पर हमें 39 दिया गया है तो सभी 25 संख्याओं का औसत कितना है ये हमें बताना है। देखो कभी भी अगर प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो आप चाहो तो ऐसे इसको फॉर्मूला याद कर सकते हो कि पहली संख्या फर्स्ट नंबर और प्लस लास्ट नंबर और बटे 2। एफ का मतलब फर्स्ट नंबर है, एल मतलब लास्ट नंबर है, बटे 2। यही क्या होता है, एवरेज होता है। ये हमेशा क्या होता है, एवरेज होता है। और ये केवल प्राकृतिक संख्याओं के लिए लागू नहीं होता, चाहे सम का निकालना हो, चाहे विषम का निकालना हो, चाहे प्राकृतिक का निकालना हो, सबके लिए फॉलो होता है। अब यहाँ पर करा 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। अगर प्राकृतिक संख्याएं लिखेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, अगर मान लो x हो जाएगी तो अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 24 होगी। ये कुछ चीजें आपको जो है नंबर सिस्टम से याद रखनी होंगी। ये पहली संख्या अगर ये है तो अंतिम संख्या ये होगी। अब यहाँ पर जो है कह रहा है कि लेकिन यहाँ पर कह रहा है अंतिम 13 संख्याएं हैं, तो अगर मान लो जो है अंतिम 13 कैसे बनेंगे, अगर 1 से लेकर के 25 तक आपको लिखना है तो जो 12वीं संख्या है, ठीक है, जो 12th नंबर है, अगर उसको भी आप लिख लो, उसको काउंट करके लिखो, क्योंकि इससे पहले 12 घटा दो, मतलब इससे पहले जो है 12 नंबर अगर यहाँ पर छोड़ देते हो, ठीक है, अगर 25 में से शुरुआत का 12 नंबर छोड़ देते हो तो क्या बचेगा, लास्ट का 13 नंबर ही तो बचेगा। तो जैसे यहाँ पर हमने बोला 25वीं संख्या अगर x प्लस 24 है तो जो यहाँ से 13वीं संख्या होगी, जिसको मतलब ये जो दूसरा ग्रुप है उसका फर्स्ट नंबर बनेगा, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 12। इसका मतलब ये वाली जो 13वीं संख्या है, ये 12वीं नहीं है, यहाँ पर 12वीं तो हमने यहाँ पर लिखा है, आपको ये बताने के लिए 12वीं घटाना होगा। यहाँ पर जो हमने एरो बनाया 13वीं संख्या के लिए बनाया, 13वीं संख्या x प्लस 12 हो जाएगी, जो 25वीं संख्या होगी वो x प्लस 24 होगी। तो इन्हीं दोनों का औसत तो यहाँ पर 39 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब जो दूसरा ग्रुप 13 बन रहा है, यहाँ पर हमने बोला कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, औसत। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो, जोड़ेंगे कितना होगा, x जोड़ेंगे 2x और 24 और 12 जोड़ेंगे 36, मतलब 2x प्लस 36 बराबर क्या हो जाएगा, औसत, यानी कि बटे 2 और बराबर 39। अगर इसको आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 2 से 39 में गुणा होगा, मतलब 78 हो जाएगा। तो 2x, या फिर देखो ऐसे निकालो आप, इधर 2 यहाँ से कॉमन लेकर के काट दो, तो इसको काटोगे तो 18 बनेगा बस। अब ये 39 में से 18 घटा दो, x बराबर कितना हो जाएगा, 39 माइनस 18, तो यानी कि यहाँ पर कितना बन जाएगा, 21 बनेगा। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। मतलब पहली संख्या जो x का मान है ये कितना हो गया, 21 हो गया। अब देखो 25वीं संख्या अगर हमें निकालनी है, ये वाली निकालनी, इसमें 21 में 25 जोड़ लो, मतलब ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये 45 हो जाएगा अंतिम संख्या। अब अगर औसत पूछा गया 21 प्लस 45 और बटे 2 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे 5 1 6 4 2 6 बटे 2, यानी कि 33। 66 को अगर आप 2 से भाग करोगे तो 33 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। चलो इसके बाद में फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि 18 छात्रों के औसत अंक 190 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 64 के स्थान पर 46 दर्ज कर दिए गए थे। उन छात्रों के अंकों का सही औसत कितना है। देखो 190 तो औसत पहले से था, और हो क्या रहा है, कह रहा है कि 64 के स्थान पर 46 लिखा गया था, मतलब कम लिखा गया था, ज़्यादा लिखना है।
तो कितना कम लिखा गया था ये निकाल लो। 64 लिखना था लेकिन लिखा गया था 46, तो दोनों को घटाओ। यहाँ पर 14 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें? 8 मिलेगा, और 5 में से 4 घटाएंगे 1, मतलब 18 कम लिखा गया था। अगर 18 कम लिखा गया था ये वाला 18 अब लिख लो, अब लिख लो। लेकिन ये 18 थोड़ी जुड़ जाएगा क्योंकि 18 छात्र हैं तो सभी बच्चों में डिवाइड हो जाएगा, सभी बच्चों में डिवाइड हो जाएगा। 18 नंबर कम लिखा गया था और 18 छात्र भी थे, तो यहाँ पर देखो एक कम लिखा गया था तभी जोड़ रहे हैं। अगर ज़्यादा लिखा गया होता तो फिर घटाते। अब इसको सॉल्व करोगे, 18 से 18 काटोगे 1 आएगा, 190 में 1 जोड़ लोगे 191 यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, और यहाँ पर कह रहा है कि अनिल और विकास की आय का अनुपात जो है 8:5 है। विकास की आय अनिल की आय से 3000 रुपये कम है, तो अनिल और विकास की कुल आय कितनी है ये हमें बताना है। यानी कि यहाँ पर देखो अनिल है और विकास है, इनकी जो आय का अनुपात दिया गया है वो 8:5 दिया गया है। उसके बाद में कह रहा है कि जो विकास की आय है वो अनिल से 3000 रुपये ज़्यादा है। तो हमें तो क्वेश्चन में दिख रहा है कि, एक मिनट, हाँ यहाँ पर कह रहा है विकास की आय इनकी कम है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो कम है। तो कह रहा है यहाँ पर जो है विकास किया जो है अनिल से कितना कम है? 3000 रुपये कम है, और हमें तो यहाँ पर दिख रहा है कि 3 केवल कम है। हमें तो दिख रहा है कि इन दोनों का अंतर केवल 3 है, मतलब 3 कम है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है 3000 कम है। तो 3 को 3000 के इक्वल कर लो, 1 का मान 1000 आ जाएगा। और हमसे जो है पूछोगे कि कुल आय, तो कुल आय कितनी हो जाएगी? इन दोनों को जोड़ोगे, 8 और 5 जोड़ोगे 13 आएगा, और 13 का मान कितना हो जाएगा? फिर 13000 हो जाएगा, क्योंकि जब 1 का मान 1000 तो 13 का मान कितना होगा? 13000 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में 13000 दिया हुआ है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, 8 दिनों तक काम करने के बाद पायल को पता चला कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पिंकी को काम पर रखती है, जो पायल से 50% अधिक कुशल है। शेष काम को साथ मिलकर पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर कह रहा है पिंकी और पायल, सबसे पहले इनकी क्षमता के लिए हम लिखते हैं कुछ। पिंकी है और पायल है, यही होगा ना, जो भी नाम कर रहा है। यहाँ पर जो है पिंकी को काम पर रखती है जो पायल से 50% अधिक कुशल। देखो 50% का मतलब होता क्या है? 50% का मतलब होता है 1/2। 1/2 का मतलब यहाँ पर क्या है कि पायल की क्षमता अगर 2 है तो पिंकी की क्षमता क्या हो जाएगी? 2 से 1 ज़्यादा मतलब 3 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर पिंकी लिख दिया है। पिंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। उसके बाद में फिर यहाँ पर बोल रहा है कि पायल को पता चलता है कि वो 10% जो है काम पूरा हुआ कितने दिनों में? 8 दिनों में। कहने का मतलब क्या है कि वो 8 दिन में केवल 10% काम कर पाती है। इसका मतलब कि पिंकी जो है 8 दिन में केवल 10% काम कर पाती है। काम होता पूरा कितना है? 100% होता है। तो 100% काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? अगर इधर 10 से गुणा करेंगे 10 को 100% बनाने के लिए, तो 8 में भी 10 से गुणा हो जाएगा, मतलब 80 दिन लग जाएंगे। इसको 80 दिन लगेंगे पूरे 100% काम करने में, मतलब कि पूरा काम जो है पायल 80 दिन में कर पाती है। लेकिन इसने क्या किया? 8 दिन तक काम कर लिया है, तो काम बचा कितना है? 72 दिन का काम बचा हुआ है। और पायल की क्षमता कितनी है? 2। तो दिन को अगर क्षमता से गुणा करते हो तो पूरा काम मिल जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो है, जो पायल के लिए के 8 दिन काम करने के बाद बचा हुआ काम हो कितना है? 72 गुणे 2 है। और इसको कौन करेंगे? पिंकी और पायल मिलकर के करेंगे, मतलब 3 और 2 5। तो 5 से यहाँ पर भाग कर दो, 72 को 2 से गुणा करके 144 आएगा, और 144 को आप 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 28.8 आ जाएगा। 28.8 दिन हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। 28.8 दिन हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर 144 को 5 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 288/10, और पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। यहाँ पर हमसे पूछा गया है लासा। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं और इनका हमसे एलसीएम पूछा गया है। तो एलसीएम क्या होता है? ऐसी संख्याएं मतलब जो इन सबसे कट जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमें 960 भी सबसे कट जाएगी, 240 भी, 240 देखो यहाँ पर 180 नहीं कटेगी, इसको तो हमने हटा दिया। बाकी 1800 वगैरह छोड़ो, क्योंकि एलसीएम यहाँ पर क्या होता है? छोटा नंबर भी होता है, छोटा नंबर भी होता है। तो यहाँ पर जो है आपको पता है, इसमें जो सबसे छोटा, आप यहाँ पर 240 तो हट गया, इसके बाद में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? 480। 480 120 से भी कट जाएगा, 24 दूना 48 280 से भी 240 से भी कट जाएगा, और 480 तो 480 से कट ही जाएगा। मतलब चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो 480 दिया गया है यही आंसर हो जाएगा। कुछ भी यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करना है, बस केवल डिविजिबिलिटी चेक कर लेना है। 120 240 और 480 से इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या जो है वो कट रही है।
इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन 9 नंबर का, और ये एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर लिखा गया 2/1 × 3 प्लस 2/3 × 5 प्लस 2/5 × 7 और डॉट डॉट 2/45 × 47। देखो ये जो पहला नंबर लिखा गया है, इसको जो जैसे यहाँ पर जो लिखा गया 2/1 × 3, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो आप 1/1 और -1/3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर देखो क्या बनेगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, -1 होगा और /3 आएगा, मतलब ये बन जाएगा 2/3 पूरा। इसको भी सॉल्व करने पर 2/3 ही तो आएगा। ऐसे जो दूसरा वाला है जो 2/3 × 5 है, अगर इसको भी आपको लिखना है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इसको आप 1/3 -1/5। तो इसको भी सॉल्व करोगे, हो जाएगा 5 - 3 और /3 × 5 या 15 कर सकते हो इसको। यहाँ पर भी क्या आएगा, 2/3 × 5 बन जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है सीधा सा है कि ऊपर के 2 को छोड़ना है आपको, बस नीचे वाली जो संख्या है उसको 1 के बट्टे में करते जाना है। चलो लिखते हैं। देखो पहला वाला आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/1, या फिर उसको केवल 1 भी लिख सकते हो, -1/3 हो जाएगा, और फिर प्लस 2/3 × 5 है, इसको लिख सकते हो 1/3 -1/5, प्लस ये 2/5 × 7 है, इसको लिख सकते हो आप 1/5 और -1/7, और प्लस ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट वाला जो नंबर है इसको आप लिख सकते हो 1/45 और -1/47। अब यहाँ पर देखो 1/3 जो है यहाँ पर कट रहा है, ये सारी कुछ संख्या यहाँ पर कट रही हैं। 1/3 ये माइनस में प्लस में कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। ऐसे ये जो है इसके आगे आने वाली संख्या से कट जाएगा और ये भी कटेगा। मतलब लास्ट में ऐसे कंडीशन में केवल हमें पहला नंबर मिलता है, जो लास्ट वाला संख्या होती है वो मिलती है बस। तो 1 - 1/47 हो जाएगा यहाँ पर 47। इसको सॉल्व करेंगे, 47 1 के 47 में से 1 घटेगा, मतलब ये 46/47 आ जाएगा। 46/47 आ जाएगा, हमें चौथे ऑप्शन में इसका आंसर मिल जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जो है 60 और 90 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेषफल बचे। देखो कह रहा है 60 को भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए, 2। तो 60 में से 2 पहले ही घटा दो, ये हो जाएगा कितना, 58। और कह रहा है 90 को भाग देने पर शेषफल 3 बचना चाहिए, तो 90 में से 3 पहले ही बचा लो, जो शेषफल बचाना है, तो वो कितना बचेगा हमारा, 87 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, 58 87 का एलसीएम नहीं, एचसीएफ निकाल लो, मासा, जिसको मासा कहते हैं, एचसीएफ निकाल लो। तो यहाँ पर हमें पता है कि 29 दूना 58 होता है और 29 3 87 होता है, यानी कि 29 से दोनों संख्याएं कटती हैं। सबसे बड़ी संख्या यही कि 29 × 2 हो जाएगा और यहाँ पर 29 × 3 हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 29 कॉमन मिल रहा है। तो अगर 29 कॉमन मिल रहा है तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, यही एचसीएफ होगा तो यही इसका आंसर भी होगा। जब भी ये शेषफल वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे आपको लगाना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 11 नंबर का। यहाँ पर हमसे पूछा गया, फिर से मासा पूछा गया है। कुछ संख्याएं यहाँ पर जो है ये भिन्नात्मक संख्या है, इनका भी हमसे यहाँ पर जो है मासा पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लो 27/50, और क्या है 9/20 है, और 6/25 है। इनका हमसे जो है मासा पूछा गया। तो देखो कभी भी अगर भिन्नात्मक संख्याओं का हमसे मासा जो है पूछा जाता है, तो जो ऊपर की संख्या है तो उनका तो हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ हम किसका निकालेंगे, 27 का, 9 का और 26 का। 27 9 और 26 नहीं 6 है, इसका एचसीएफ निकालेंगे। और जो नीचे वाली संख्या है उनका हम एलसीएम निकालेंगे। जो नीचे वाली संख्या है मतलब हर की संख्या है उसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। मतलब 50 20 और 25 इनका हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो 27 9 और 6। अब यहाँ पर इतना एलसीएम तो शायद आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी। 27 9 और 6 तीनों संख्या किससे कटती है, 3 से कट जाती हैं। 3 से ही कटती हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ तो 3 आ जाएगा। और एलसीएम कितना आएगा, 50 20 और 25। तो 25 100 का 100 होता है, 20 25 100 होता है, 50 गुना 100 होता है, मतलब ये 100 आ जाएगा। तो ऊपर वाली संख्याओं का जो मासा है वो 3 आएगा, नीचे वाली संख्याओं का जो लासा है वो 100 आएगा। मतलब यहाँ पर 3/100 आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 250% है। यदि वस्तु पर 50% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमें बताना है। यानी कि जो अंकित, सबसे पहले क्रय मूल्य अगर मान लो हम 100 रुपये मान लेते हैं, तो उसके बाद में फिर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, एमपी कितना हो जाएगा, इसका जो है 250%। तो 100 का जितना परसेंट निकालते हो उतना ही आता है, मतलब 250 रुपये अंकित मूल्य हो जाएगा। और डिस्काउंट कर रहा है 50% का देते हैं। अगर छूट जो है 50% का हो गया, मतलब यहाँ पर 250 का फिर 50% बचेगा भी। 50% छूट होगी, 50% सेलिंग प्राइस होगा आधा,
मतलब आधा छूट आधा सेलिंग प्राइस, तो साल करोगे तो मतलब 125 आएगा। तो यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 125 रुपये हो जाएगा। अगर 125 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया, 100 रुपये का सामान खरीदा गया, 125 में बेचा गया, यहाँ पर कितने का फायदा हो गया, 25 रुपये का फायदा हो गया। और 100 पर निकालोगे 25% भी आएगा, तो 25% हमें पहले ऑप्शन में मिल जाएगा, यही इसका आंसर होगा। चलो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। और 13 नंबर हमें यहाँ पर दिया गया x अनुपाते y बराबर ये दिया गया है 3:5 है, और z अनुपाते w जो दिया गया है ये दिया गया है। तो कह रहा है x z अनुपाते y w का मान बताना है। देखो x अनुपाते y तो हमें यहाँ पर दिया ही गया है, x अनुपाते y तो हमें 3:5 दिया ही गया है। उसके बाद में देखो z अनुपाते w अगर आपको निकालना है, देखो ये क्या होगा, यहाँ पर जो x का मान 3 है, यहाँ पर रख लो, मतलब ये 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर y का मान 5 रख दोगे, मतलब ये 25 हो जाएगा। तो z अनुपाते w आपको 2x अनुपाते 5y ना रख करके 6:25 रखना है। तो z अनुपाते w अगर रखोगे यहाँ पर, ये w है, बराबर क्या हो जाएगा, 6:25 हो जाएगा। अब हमसे पूछेगा एक्स जेड, तो इसको ऐसे गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स जेड हो जाएगा। अनुपाते y को w से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, y w हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 3 18, इसको भी गुणा करेंगे फिर 25 5 125, मतलब 18:125 में तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, यही वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर का। यहाँ पर हमसे पूछा गया कोई मूलधन जो है चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर वार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिया जाता है, वह धनराशि 3 वर्ष के अंत में इतना रुपए हो जाती है, 4 वर्ष के अंत में इतना रुपए हो जाती है, तो मूलधन कितना है, मतलब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो 3 वर्ष का मतलब A3 का जो मान हमें दिया गया है, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में काफी अच्छे से पढ़ाया था हमने कि कैसे निकालते हैं रेट वगैरह, अगर हमें 2 अलग अलग वर्षों का जो है मिश्रधन दिया गया हो। तो A3 मतलब एक तीसरे साल का जो मिश्रधन है ये 13,310 रुपए है। उसके बाद में फिर जो है जो चौथे साल का मिश्रधन है मतलब A4 है, वो 14,641 है, 14,641 है। यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, हम यहीं से रेट निकाल लेते हैं। रेट कैसे निकालते हैं, यानी कि यही वाला पैसा जो है 1 साल बाद इतना हो गया होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है, क्योंकि जो तीसरे साल का मिश्रधन होता है वो चौथे साल के लिए मूलधन का काम करता है। तो ये 13,310 रुपये से जो है 1 साल में जो ब्याज मिली है, मतलब 1 साल बाद जो मिश्रधन हुआ 14,641 हुआ, तो ब्याज कितनी हो जाएगी, दोनों को घटा लो, दोनों को घटाने पर ये आएगा यहाँ पर जो है 1331 आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। ठीक है, तो यह मतलब कि 1331 रुपये जो है यहाँ पर ब्याज मिल रहा है। अगर इतना रुपए का ब्याज मिल रहा है और कितने रुपए पर, 13,310 पर, 13,310 रुपये पर। परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, और ये दोनों सॉल्व करोगे यहाँ पर, सॉरी एक ही जीरो कटेगा यहाँ पर, बाकी 1331 ये पूरा कट जाएगा, मतलब यहाँ पर 10% जो है रेट आ जाएगी। ब्याज दर यहाँ पर कितनी आ गई, 10%। और 10% का मतलब आपको पता ही क्या होता है, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। ये हो जाएगा 1/10। 1/10 का मतलब क्या होगा कि 10 रुपये जो है बनेगा कितना, 11 रुपये बनेगा। और यहाँ पर देखो 3 साल का हमें दिया गया, तो हम मिनिमम वाले पर निकाल देते हैं। तो ये जो है पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 लगा लेंगे। तो 10 का जो क्यूब होता है वो 1000 होता है, और 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है। मतलब ये हो गया P और ये हो गया A, 3 साल का। और मूलधन तो किसी साल का होता नहीं है। अब यहाँ पर जो है आगे हमसे जो है 3 साल का जो मिश्रधन दिया गया 1331 दिया गया, मतलब इसका मान जो है ये 10 गुना है, ये 10 गुना है, मतलब 1331 नहीं 13,310 है। अगर ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, मूलधन भी 10 गुना हो जाएगा। और इसको अगर 10 गुना करोगे तो 1000 तो था, एक जीरो और लग जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। मतलब चौथा ऑप्शन में जो हमें 10,000 दिया गया है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फिर अगला हमारा जो क्वेश्चन है, एक मिनट, अगर मान लो आप लोगों को कोई डिस्टर्ब हुआ है तो सॉरी इसके लिए। अगला यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है एक बस जो है अपने निर्धारित समय से 60 मिनट की देरी से रवाना होती है, लेकिन 150 किलोमीटर दूर जो है अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। बस की सामान्य चाल कितनी है ये हमें बताना है यहाँ पर। तो चलो देखो यहाँ पर 60 मिनट की देरी से रवाना हो रही, कहने का मतलब क्या है कि अगर वो जो है 1 घंटे देर से निकलती है तो फिर क्या होगा, उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर जो है
कि अगर कार के चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि बस की चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेते हैं तो उसमें जो टाइम डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 60 मिनट का आता है, यानी कि 1 घंटे का आता है। तो यहाँ पर आप ऐसे समझो कि एक बार 150 किलोमीटर की दूरी को अगर बस जो है, मान लो बस की स्पीड मान लो x है, अगर ये x की स्पीड से जाए और एक बार जो है मान लो यही 150 किलोमीटर की दूरी को जो है ये किस स्पीड से जाए, x प्लस जो है 5 की स्पीड से जाएगी, तो यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस आएगा, मतलब यहाँ पर जो है 1 घंटे ज़्यादा लगेंगे और यहाँ पर 1 घंटे कम लगेंगे, मतलब ये के बीच में जो टाइम का डिफरेंस आएगा वो 1 घंटे का आ जाएगा। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ से चाहो तो आप 150 कॉमन कर लो, 150 यहाँ पर कॉमन करोगे तो ऊपर हो जाएगा 1, और 1 से जब यहाँ पर x प्लस 5 में गुणा करोगे तो ये तो रहेगा x प्लस 5 और माइनस, ऐसे इस एक में इधर वाले एक में x से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा x, और नीचे क्या बनेगा, नीचे हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर हो जाएगा 1 के। देखो यहाँ पर जो है दोनों x कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर के ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर यानी कि बचेगा 5, और इस 5 को अब 150 से गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा 750, और यह नीचे वाला इधर 1 में गुणा कर लो, मतलब हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। अब हमें दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है, यानी कि x का कोई, क्योंकि हमसे यहाँ पर सामान्य चाल पूछा गया है, x का ही हमसे मान पूछा गया है, तो x का मान इस ऑप्शन में से कोई ऐसा रखो कि जिसको मल्टीप्लाई यानी कि इस इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई कर जाए। तो देखो हमें सीधा सा दिख रहा है, पहला ऑप्शन ये मान लो यहाँ पर रख लेंगे क्योंकि हमें पता है 25 या 75 होता ही है, तो अगर इसकी जगह पर हम 25 रख दें तो ये हमारा पूरा कितना बन जाएगा, ये वाला हमारा पूरा 30 बन जाएगा, और 25 को 30 से गुणा करोगे 750 आ जाएगा, मतलब कि हमने जो x का मान रखा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा वही आंसर हो जाएगा। जो x का यहाँ पर हमने मान माना है अपने मन से, यानी कि x का मान जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा माना है, यानी x का मान जो 25 माना है, ठीक है, वही क्या होगी, इसकी चाल होगी, चाल है तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, मतलब पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करवाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का, और बस आपके 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, किसी को भी क्लास से बीच में जो है छोड़ के नहीं जाना है। कल साधारण ब्याज की किस दर पर जो है कोई धनराशि 24 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। देखो ये चीजें आपको कई बार बताई गई हैं कि अगर 3 गुना हो रहा है कभी भी साधारण ब्याज है, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि 1 रुपये तो मूलधन हो जाएगा, इसमें से फिर 1 भाग मूलधन होगा, बाकी जो बचेगा आप 3 में से घटाओगे, जो 2 बच रहा है वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, मतलब कि मूलधन 1 रुपये है, रेट हमें नहीं पता, यही हमें निकालनी है, और टाइम यहाँ पर दिया गया 24 साल, और बट्टे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ब्याज कितना मिलेगा, 2 रुपये मिलेगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो मान लो 4 से पहले हम काट देते हैं, 4 से काटेंगे 4 से 24, और 4 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25, उसके बाद 2 से 6 को भी काट दो तो आ जाएगा 3, मतलब ये पूरा कितना होगा 3r इक्वल टू जो है 25 आ जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 25/3, 25/3 तो 3 8 24 होता है, मतलब 8 के साथ में से 2 ऑप्शन है यहाँ पर, तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा आएगा, तो 3 8 24 हो जाएगा, उसके बाद फिर 1 बचेगा, 1 में फिर 3 त्रिक का 9, फिर से 1 मतलब 3 त्रिक का 9, तो 8.33 आएगा, 8.33% जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में जो है यहाँ पर दिया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में हम अगला हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर करा 1 किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 120% की वृद्धि हुई, और वृद्धि जो है 720 रुपए की हुई, मतलब परसेंट में भी वृद्धि दी गई है और रुपए में भी वृद्धि दी गई है। प्रति किलोग्राम टमाटर का नया मूल्य कितना है ये हमें बताना है। तो अगर 120% की वृद्धि हो रही है और कह रुपए में यही वृद्धि 720 रुपए के बराबर है, तो यहां से अगर आप 1% का मान निकालना चाहोगे तो 12×72 होता है, मतलब कि 6 रुपये आ जाएगा। तो पहले तो हम इसका शुरुआती मूल्य निकाल लेते हैं। शुरुआती मूल्य कितना था, 100% रहा होगा, और 100% का मान कितना आएगा, 600 रुपये। 600 रुपये पहले मूल्य था, 720 रुपये और बढ़ गया। यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 720 रुपये की वृद्धि हुई है, तो 720 अगर इसमें आप और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, मतलब 1320 रुपये। इतना महंगा भी कहीं टमाटर मिलता है भाई, ये लोग तो टमाटर भी नहीं खाने देंगे किसी को। 1320 रुपये मतलब 1 किलो टमाटर का मूल्य है। कौन कौन खा पाएगा भाई इतना महंगा टमाटर? जितने भी लोग आप लोग क्लास देख रहे हैं, बताएगा कोई? चलो अच्छा कोई बात नहीं है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें भी यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन में टमाटर का मूल्य कितना भी बढ़ जाए, बस रियल लाइफ में नहीं बढ़ना चाहिए। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि रमेश एक वस्तु को जो है 236 रुपये में बेचकर 46 रुपये का लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है। यानी कि 46 रुपये का लाभ हो रहा है, 236 में बेच रहा है, तो
मतलब 236 जो है ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, और प्रॉफिट जो उसका है वो 46 रुपये है। तो अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा बचेगा 190 रुपये, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य मतलब सीपी। तो लाभ प्रतिशत हमसे पूछा गया है, मतलब कि 46 रुपये का फायदा हो रहा है कितने पर, क्रय मूल्य पर, यानी 190 रुपये पर, और परसेंट में चेंज करना है तो फिर यहाँ पर 100 से आप गुणा करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ये 2 जीरो नहीं, एक ही जीरो कटेगा, यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा, मतलब ये जाएगा ऊपर 460/19%। तो इसको ऐसा रहने दें, आप लोग सॉल्व कर लोगे। चलो अच्छा कर ही देते हैं। मान लो 19 से सबसे पहले 2 बार काटेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा। 38 के बाद में यहाँ पर कितना बचेगा, 6 2 8 बच जाएगा, और 8 यानी कि 80 हो जाएगा। फिर 19 और 76 मतलब 24 आ गया। 24 केवल एक ऑप्शन में हमको दिख रहा है। देखो ज़्यादा कुछ ये चीज़ें करने की जरूरत होती नहीं है, यानी कि 24 केवल एक ऑप्शन में दिखा, मतलब ये हमें पता है कि 24.21% तो आ ही जाएगा। अगर 24 दो ऑप्शन में होता तो हमें आगे और मतलब कि सॉल्व करना पड़ता है, इसको डिवाइड करना पड़ता है, बस आगे हमें करने की कोई ज़रूरत है नहीं। दूसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा। बस 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आप लोगों के अब इस वाले लेक्चर में। अगला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है 560 रुपये है, लाभ प्रतिशत 35% है, तो विक्रय मूल्य क्या है। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर होता है वो बेसिकली, अगर यहाँ पर आप सीरियल को ना फॉलो करो तो या तो लाभ होता है या तो हानि होती है, लेकिन यहाँ पर हमें लाभ दिया गया 35%, मतलब ये कन्फर्म है कि लाभ ही होगा। तो 35% का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया, 560 रुपये दिया गया है। हमसे विक्रय मूल्य पूछा गया है, यानी कि 35% का लाभ हो रहा है। तो अब यहाँ से आप चाहो तो 100% का मान निकाल सकते हो, या फिर यहाँ पर देखो पहले आप क्या कर लो कि 5% का मान निकाल लो। 5% का अगर मान निकालोगे, इसको 7 से भाग करोगे 35 को तो 5 आएगा, तो 56 को अगर आप 7 से भाग कर दोगे तो 80 रुपये आ जाएगा, 80 रुपये आ जाएगा। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों तरफ आप क्या करो, 20 से गुणा कर दो, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 अट्ठे 160 मतलब 1600 रुपये आ जाएगा। तो 1600 रुपये तो क्रय मूल्य था क्वेश्चन इसका, जो भी जो है ये घड़ी है इसका क्रय मूल्य 1600 रुपये है, और लाभ जो है 560 रुपये का है। 1600 क्रय मूल्य, 560 रुपये लाभ, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, लाभ प्लस क्रय मूल्य, मतलब 16 और 5 इन दोनों को जोड़ लोगे, इन दोनों को जोड़ोगे यहाँ पर कितना होगा, 16 5 2160 रुपये, 2160 रुपये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि एक अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 2.1 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा ये हमें बताना है। देखो ये त्रिज्या का मान हमें दिया गया है, ये तो आयतन पूछा गया है। अर्धगोले का जो आयतन होता है ये होता है 2/3 पाई r क्यूब, r क्यूब हो जाएगा ये, और r का मान हमें यहाँ पर दिया ही गया है, तो मान रख लो इसका 2/3। पाई का मान होता है 22/7, और r की जगह पर यहाँ पर रखेंगे 2.1, क्यूब है तो 3 बार गुणा करेंगे। इसको सॉल्व करोगे देखो 7 21 होता है, 21 से जो है 2.1 को डिवाइड करेंगे तो 0.1 बन जाएगा। बाकी को यहाँ पर जो है गुणा कर लो, 22 को 2 से गुणा करोगे 44 होगा, मतलब ये बन जाएगा 4.4। 21.1 से भी यहाँ पर गुणा कर ले रहे हैं। बाकी 21 को 21 से गुणा करते हैं तो 441 आता है, मतलब 4.41 हो जाएगा। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में तो आएगा ही। अगर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, देखो यहाँ पर लास्ट इकाई अंक यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, इकाई अंक केवल हमें चौथे ऑप्शन में मिल रहा है। चौथे ऑप्शन में ही जो है हमें इकाई अंक 4 मिल रहा है, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप गुणा चाहो तो कर सकते हो। देखो 44 को अगर 1 से गुणा करेंगे सबसे पहले तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 44 आएगा, मतलब इकाई अंक 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर 44 को 4 से गुणा कर देंगे तो आता है 176। 176 में यहाँ पर जो है 4 और जोड़ लेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 के मतलब 18 और बचेगा अभी, और फिर 44 को 4 से गुणा करेंगे तो 176। 176 में फिर से आप 18 जोड़ोगे तो 176 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180, और उसके बाद में फिर जो है 194 हो जाएगा। 180 में फिर 14 और जोड़ लेंगे तो 194 हो जाएगा, 194। और यहाँ पर देखो दशमलव कितने के अंक के बाद में लगेगा, पीछे से 3 अंक के बाद में, क्योंकि 2 अंक यहाँ पर है 2 अंक यहाँ पर है, यानी 19.404। 19.404 हमें चौथे ऑप्शन में मिल रहा है, यानी 4 केवल मिल रहा है, पीछे का 2 4 छोड़ दिए हैं, तो ये सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, 20 नंबर, क्योंकि हर सेट में जो है 20 क्वेश्चन ही होते हैं। तो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं वो एटलीस्ट अब लास्ट में तो एक बार क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास जो है
कुछ बच्चों के पास में आप शेयर कर देंगे तो उनको भी इससे फ़ायदा होगा। और बाकी आप लोग जितने भी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं तो बीच में कुछ भी जो है आपको तैयारी छोड़नी नहीं है। एग्ज़ाम बहुत पास है, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, जितना टाइम दे सकते हैं उतना टाइम दीजिए तैयारी को अपने, क्योंकि मौका जो है बार बार नहीं मिलता। बाकी इस क्लास को हम यहीं पर जो है एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।